आप बताइए, आप क्या सोच रहे हैं बिहार इलेक्शन के बारे में? हाय, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं हूं सलीम अहमद कासमी। बिहार इलेक्शन के बारे में थोड़ा सा प्रिडिक्शन करना बहुत मुश्किल है। बिहार की सियासत। हाय, आदाब दोस्तों। सर, बिहार इलेक्शन की पॉलिटिक्स और बिहार की जो पॉलिटिक्स है उसके बारे में प्रिडिक्शन करना थोड़ा मुश्किल है। और लेकिन इस करंट सिचुएशन में बिहार में जो इलेक्शन चल रहे हैं उसमें दो गठबंधन, एक एनडीए और एक महागठबंधन, फिर एक तीसरी पार्टी जो नई पार्टी उभरी है प्रशांत किशोर की, थर्ड फ्रंट कह सकते हैं। थर्ड फ्रंट। और फिर इसमें चौथी पार्टी आप जो है एमआईएम को भी जोड़ सकते हो, उसको आप हल्के में नहीं ले सकते हो। थर्ड फ्रंट में ही ले लीजिए। हाँ। सब थर्ड फ्रंट मतलब आपके हिसाब से एनडीए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, मोदी जी का है। दूसरा है आपका महागठबंधन जिसमें आरजेडी और कांग्रेस। तो सर आप बताइए, आप क्या सोचते हैं, क्योंकि आप बिलोंग टू बिहार, मुझे पता है उधर ही के आप रहने वाले हैं, तो आप बिहार इलेक्शन को लेके क्या सोच रहे हैं और आपका एक्सपेक्टेशन क्या है? मेरा कहना ये है कि सबसे पहली बात तो इलेक्शन हर 5 साल पे आते हैं और इलेक्शन में सभी को अपने मताधिकार का यानी वोट का इस्तेमाल करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि वो डिसाइड करता है कि हम किस सरकार को बनाना चाहते हैं, किस गवर्नमेंट को फॉर्म करना चाहते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। अब बताइए सर। तो इस पे हमारा रिक्वेस्ट है, अपील है वहाँ के वोटर्स से कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने वोट का इस्तेमाल करें और जो उनको कैंडिडेट उनकी पसंद का है, किसी के कहने पे, किसी के मशवरे पे ना जाएं। जो अपना पूरा वो देख करके तजिया करके एनालाइज करके जो अच्छा कैंडिडेट उनकी नज़र में है उसको सपोर्ट करें और वोट करें और पूरी तरीके से घरों से बाहर निकलें और पहले वक्त में, यानी पहले वक्त में जैसे इलेक्शन शुरू होता है सुबह से जो टाइम दिया गया उस वक्त निकल करके अपने मताधिकार का प्रयोग करें। ये बहुत अच्छी बात है कि इस समय गर्मी का मौसम नहीं है और बहुत अच्छा मौसम रहेगा, लोग वोटिंग करें। हम इसके बाद सबसे मेन मुद्दा है जिस पर हम डिस्कस करेंगे कि आज बिहार की हालत मुझे भी देखते हो गया। लालू प्रसाद, फिर नीतीश कुमार आए, फिर जीतन राम मांझी भी रहे। ये तीन मुख्यमंत्री को तो मैं ही लगातार देख रहा हूँ। फिर भी बिहार की जो मेन हालत है उसका जीडीपी, वहाँ पे बेरोजगारी, वहाँ पे गरीबी जो भी है, ये मुद्दा है। इस मुद्दे पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहले हम मुफ्ती साहब से पूछते हैं, ये जो आईएएस पीसीएस एक ग्रेड के जितने जॉब होते हैं सब बिहार क्वालिफाई होते हैं, इतने टैलेंटेड लोग होते हैं, इतने मेहनती लोग होते हैं, लेकिन क्या रीज़न है कि अभी भी बिहार अगर स्टेट वाइज देखें तो बहुत पिछड़ा है। उड़ीसा के से थोड़ा सा आगे है, लेकिन फिलहाल अभी भी बहुत पिछड़ा हुआ है। और मैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट से नहीं पूछने जा रहा हूँ, कहीं और नहीं, सिर्फ बिहार के लोगों के बारे में क्या है, कैसे है, क्यों वहाँ पे इतनी गवर्नमेंट आ गई, तीन मुख्यमंत्री तो मैंने भी देख लिया। आप बताइए क्या रीज़न है? बहुत अच्छा सवाल आपका ये। सर देखिए, ये बात आपने सही कही है कि वहाँ के लोग बहुत मेहनती होते हैं, आईएएस आईपीएस सब, डॉक्टर, ठीक है। लेकिन सवाल ये है, वो लोग जो आईएएस और आईपीएस या जो भी डॉक्टर बने हैं, क्या बिहार में रहकर बने हैं या बिहार से बाहर जाकर पढ़े हैं? ये असल मेन मुद्दा तो यही है ना, पलायन वाला। भाई इंसान जो है जॉब के लिए पलायन कर रहा है, कुछ लोग जो है पढ़ाई के लिए पलायन कर रहे हैं। बात तो यही है ना। मेन चीज़ ये है कि पलायन हो ही क्यों रहा है। आपके यहाँ फैक्ट्री क्यों नहीं है? भाई लालू आए, उस टाइम भी बिहार जो है गरीबी में था। नीतीश जो है 20 साल हो गए, वो आज भी गरीबी में है। कहाँ तरक्की हुई है? सर इंस्टीट्यूशन ये कह रहे हैं कि मुफ्ती साहब की इंस्टीट्यूशन जबकि वहाँ पे है, जैसे खान एकेडमी है, बहुत सारा पढ़ाई भी होती है, तो फिर बाहर क्यों निकल जाते हैं? ये बात सही है। 90% ये डेटा है कि जो आईपीएस अमीर हो जाते हैं वो बाहर चले जाते हैं, दिल्ली और जगहों पे, मुंबई में जाके बस जाते हैं और फिर वो पीछे पलट के नहीं देखते। आखिर रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि लोगों के दिमागों में ये बात बसी हुई है कि बिहार है, पिछड़ा हुआ बिहार है, तो क्वालिटी एजुकेशन क्वालिटी भी बढ़िया नहीं होगी, पिछड़ी हुई क्वालिटी होगी। इसलिए लोग वहाँ से बाहर निकलते हैं, दिल्ली आते हैं, राजस्थान कोटा जाते हैं और जहाँ जहाँ भी मतलब हाँ ये है। लेकिन नहीं सर, एक और है, मैं बहुत दिनों से सुनता हूँ, गुंडा राज। इसका क्या राज है सर? गुंडा राज
जबकि ऐसा नहीं है। हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, यूपी और जगहों पे भी बदमाशी और गुंडाराज है। बिहार को क्यों लपेटा जाता है, या बिहार में सच्चाई है? बैकग्राउंड आप बताइए, आप बिहार से, आप बताइए इसका बैकग्राउंड है या नहीं है? कुछ तो है। क्राइम सुनने अभी में भी तो क्राइम सुनने में आता। अभी 3-4 दिन पहले 2 मर्डर हो गए। एक मोकामा में एक मर्डर हो गया, एक सिवान में मर्डर हो गया, हाँ, एक नेता का। एएसआई का मर्डर हो गया। हाँ। तो है तो ये चीज़ें हैं, क्राइम है अभी भी वहाँ पे। हालांकि कंट्रोल करने का दावा किया जाता है, लेकिन कंट्रोल उस तरीके से है नहीं, हुआ नहीं है। आप बताइए सर। सर बिल्कुल बात जैसा जनाब अशरफुल हुदा ने कही है, बिल्कुल सही बात है। और क्राइम रेट अभी भी ज़्यादा है, और फिर बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसा गुंडाराज जो है, ये कहते हैं ना भाई लालू को राज, गुंडाराज, वो गुंडाराज तो आज भी चल आज रहा भी है। है, आज भी है। या ज़्यादा बदनाम किया जाता है? नहीं है। नहीं, मुझे लगता है बदनाम भी होती है, क्योंकि अब बिहार से बदनाम ताल्लुक देखिए मेरा ऐसा है कोई ना कि इलेक्शन में जो दूसरी पार्टियां हैं, अपने मुखालिफ पार्टी की जो कैंडिडेट है उनको डाउन करने के लिए, उनके खिलाफ माहौल बनाने के मतलब लिए। आप बताना चाहते हैं कि योगी जी जैसे मुख्यमंत्री चाहिए गुंडों को सबक सिखाने के लिए? नहीं सर, योगी जैसा नहीं है। देखिए, इंसाफ कीजिए। अगर कोई क्राइम है ना, चाहे वो किसी भी जात से हो, किसी भी उससे हो, मतलब रिलीजन से हो, आप उनको जो है सज़ा दीजिए, हमारा मानना है। लेकिन ये नहीं कि एक पार्टिकुलर जात को आप जो है निशाना बना लेके बस हमें इसको ख़त्म करना है। कानून के जरिए, कानून के जरिए जो संविधान ने हमें प्रोवाइड किया है, कानून, उसके जरिए। चलिए, ये लॉ एंड ऑर्डर हो गया। दूसरा एजुकेशन पे आते हैं। वो तो जो प्लान कर जाते हैं एजुकेशन में, केरल और भी स्टेट हैं जो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ गए हैं। केरल है, एजुकेशन का जो हम क्रीम देखते हैं तो बिहार के लोग क्रीम होते हैं, लेकिन लोअर तबके के लोग उस तरीके से नहीं पढ़ पाते हैं, या जो एजुकेशन का रेट है जो हाइक होना चाहिए। मैं सदियों से देख रहा हूँ कि बिहार के नीट में, जेई में, सब में क्वालिटी, तो लोअर कैटेगरी तक क्यों नहीं पहुँच पाता है? वो क्यों नहीं जा पाते हैं? या वो लोग जो बिहार पे दूर दराज रूरल एरिया में है, एजुकेशन वहाँ क्यों नहीं पहुँच पाती है? क्या रीज़न है? गवर्नमेंट फेलियर है, या सोसाइटी फेलियर है, या वहाँ का समाज ये चीज़ नहीं ऑब्जर्व करता? ये सलीम साहब, सर ये इस चीज़ के लिए ना, मेरे हिसाब से समाज जैसा गवर्नमेंट जिम्मेदार है, समाज भी जिम्मेदार है। जो अमीर लोग हैं वो तो अपने बच्चों को बाहर भेज देते हैं, ठीक है। और जो हाईली क्वालिफाइड लोग होते हैं, सबसे पहले वो अपना वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड वो चेंज कराते हैं। मतलब अगर कोई दिल्ली आ गया तो दिल्ली का, ठीक है। अब जो एजुकेशन जो उनको बिहार की मिली, और बिहार का जो ग्राफ बढ़ना चाहिए था एजुकेशन में, वो खत्म हो गया, क्योंकि उन्होंने अपनी आइडेंटिटी छीन ली है, माइग्रेट कर गए, ठीक है। और गवर्नमेंट का फेलियर तो है ही, लेकिन कुछ सामाजिक जिम्मेदारियां भी होती हैं सर। अब गवर्नमेंट आपके घर के सामने कूड़ा उठाने के लिए नहीं जाएगी, वो तो आपको ही देखना है। और ठीक है, गवर्नमेंट ने आपके एरिया में स्कूल नहीं बनाए, कॉलेज नहीं बनाए, लेकिन हर एरिया में जो है आपके एमएलए हैं और भी लोग हैं, ठीक है। वो फंड तो आता ही है, चाहे वो गवर्नमेंट हो या ना हो, किसी की भी हो, एमएलए फंड आता है ना, उसके लिए यूटिलाइज होना चाहिए। और यूटिलाइज होना चाहिए। और अगर यूटिलाइज नहीं हो रहा तो एक साथ जो है आवाज उठाएं, चाहे एमएलए के खिलाफ आवाज उठाएं। फंड वापस नहीं होना चाहिए। अब आती है बात की, एक बहुत बड़ा परसेप्शन है कि इंटरनेशनल और नेशनल मजदूर वाला स्टेट, ये नाम पड़ गया बिहार का, मजदूर वाला। मतलब आपको पंजाब में मजदूर चाहिए तो बिहार से लाइए, आपको कहाँ चाहिए, साउथ में चाहिए तो बिहार से लेके आइए, क्या नाम है, आपको चाहिए गुजरात में तो बिहार से, मुंबई से, दिल्ली, मतलब जहाँ पर भी बिहार चले जाइए वहाँ मजदूर। ये चीज़ें क्यों नहीं ख़त्म कर रही है वहाँ की पब्लिक या वहाँ के गवर्नमेंट? और आप सजेशन क्या देना चाहेंगे कि कौन सी गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट और फैक्ट्री जो कह रहे थे अभी मुफ्ती साहब, आप बताइए, इसका रीज़न बताइए और सोल्यूशन भी बताइए। ये मजदूर का स्टेट इसलिए एक बात कही जाती है क्योंकि वहाँ पे एजुकेशन रेट बहुत कम है, और जब तक एजुकेशन नहीं होगा तो जाहिर सी बात है जिस कैटेगरी का, जिस लेवल का एजुकेशन है, उसी लेवल का वो काम ढूंढेंगे। नहीं, लेबर क्लास जो दूसरे स्टेट में जाएंगे, मैं कह रहा हूँ मजदूर वहीं रहे, लेबर क्लास जो दूसरे जगह जाता है, ये तो एजुकेशन वाला, तो बात आप सही कर रहे हैं। क्या स्टेट को क्या करना चाहिए कि वो फिर वो पलायन न हो, दूसरी जगह न जाए? जिस वजह से
लोग वहाँ से पलायन करके मजदूरी के लिए, अपनी रोजी रोटी के लिए बाहर जाते हैं, उस चीज़ को गवर्नमेंट को ऑब्जर्व करना चाहिए, वो चीज़ें हम मुहैया करानी चाहिए। सर कितनी तकलीफें होती हैं आप लोगों को हाँ, पता है बिल्कुल, कि बिल्कुल, हम भी बिल्कुल। बाहर आते हैं, हम भी उधर से हैं, तो कितनी तकलीफें हमें झेलनी पड़ती है, ये बात कोई दर्द नहीं समझता है। अपना परिवार, अपना देश, अपना घर छोड़ के हम गुजरात, पंजाब जाते हैं, फिर वहाँ पे हमें जो सामना करना सामना पड़ता है, करना तो ये पड़ता है, बात परेशानी समझनी उठानी पड़ेगी पड़ती है। इस पर। अब आते हैं सर इसका ना एक जवाब और है, गवर्नमेंट ने जो है कोशिश नहीं की वहाँ पे फैक्ट्रीज लाने की। फॉर एग्जांपल हम 2014 की बात बतला रहे हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने वहाँ पे एक जुमला बोला था, शायद दरभंगा, अगर मैं गलत रहा हूँ तो दरभंगा वो जगह थी, कि मैं यहाँ पर चीनी मिल खोलूँगा और बिहार में तभी आऊँगा जब मैं पहले यहाँ के बनी हुई चीनी से चाय पी लूँगा। और वो आज तक हमें दिखी नहीं है। ये तो सही बात है। और ये कितनी बार बिहार जा चुके कितनी बार बगैर बिहार चाय जा पिए चुके हुए हैं। उस मिल की चीनी से। कहा जाता है नीतीश बाबू का शासन बहुत अच्छा रहा, सुशासन कहा सुशासन जाता है, बाबू कहा जाता है। सुशासन बाबू कहा जाता है। अब उनके बारे में बताइए क्या रहा। अभी तो 20 साल रहे तो एंटी कन्विंसिंग उनके है, ये ग्राउंड लेवल पर रिपोर्टिंग में ये और जानकारी सूत्रों से मिली है कि लोग उनसे उतने खुश नहीं है जितने 5 साल 10 साल पहले थे। काम उन्होंने किया नो डाउट, लेकिन अब बताइए कि सुशासन बाबू का क्या इस समय स्टेटस है बिहार में, आप बताइए। नहीं, वो तो देखने में आ रहा, मीडिया दिखा रही, जो मीडिया दिखाती है हम लोग देखते हैं। यहाँ पे जो दिल्ली वाले लोग हैं, तो बात तो सही है कि वहाँ पे जो कहा जाता है सुशासन बाबू, वो पूरी तरीके से फिट नहीं बैठता है। सुशासन पूरी तरीके से वहाँ पे है ही नहीं। जो गुंडाराज दूसरों के लिए कहा जाता है, आज भी वहाँ पे गुंडाराज है, आए दिन क्राइम देखने को मिलता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पॉलिटिक्स के नज़रिए से न देखें, वहाँ के आवाम को यूज़ करने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए, कि दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगा दे, दूसरी पार्टी पर इल्ज़ाम, खुद अपने गिरबान भी झाँक के देखना चाहिए और उस चीज़ को वहाँ पे लागू करना चाहिए कि हमारे जो वहाँ की नागरिक है, जो बिहार के जो निवासी हैं, उनको किस तरीके से हम फ़ायदा पहुँचा सकते हैं, उनके उत्थान के लिए, उनके अपराइजिंग के लिए क्या कर सकते हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि हाफिज जी मुफ्ती साहब अभी बता रहे थे थोड़ी देर पहले कि कैसा कैंडिडेट सिलेक्शन होना चाहिए, पार्टी देखें या क्या देखें, तो ये खुद बताएंगे कि इनके हिसाब से लोगों को किस तरीके से कैंडिडेट को कहाँ कैसा होना चाहिए, बताइए। सर देखिए, इससे पहले मैं आपको एक बात बताऊं, इस टाइम बिहार में जितनी भी पार्टी इलेक्शन लड़ रही हैं, उनमें मेरे हिसाब से सिर्फ 2 ही पार्टीज हैं जो बेरोजगारी के नाम पर लड़ रही हैं और एजुकेशन के नाम पर। वो है प्रशांत किशोर की पार्टी या MIM, ठीक है। और मैं अपने व्यूवर्स से ये कहूँगा कि आप पार्टी मत देखिए, चाहे वो BJP हो, कांग्रेस हो, RJD हो, पार्टी को नहीं देखना है। आप कैंडिडेट देखिए कि आपका कैंडिडेट कैसा है और वो पार्टी लाइन से हटकर कितना उस एरिया के लिए काम कर सकता है, उसके लिए वोट दीजिए। चाहे वो कोई भी हो, किसी भी पार्टी से हो, उससे कोई मतलब नहीं रखना चाहिए। ओह, मतलब ये कहना है कि चाहे वो BJP का हो, RJD का हो, प्रशांत किशोर की पार्टी का हो, किसी पार्टी का कैंडिडेट अच्छा होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, नेक होना चाहिए। आप गुंडों को चुनेंगे तो उसी तरीके वो से गुंडा ही आएगी पब्लिक में सर। मानसिकता वही रहेगी ना, इसी मानसिकता तरीके मेंटेलिटी जितने वही आप रहेगी। समय आया 5 साल आपके पास गुंडों को सफाया करने के लिए, चाहे किसी भी पार्टी से कोई भी हो, डजेंट मैटर, इससे कोई मतलब नहीं। गुंडों को सफाया कीजिए, नेक और अच्छे इंसान को चुनिए, चाहे वो किसी भी रिलीजन से हो, किसी से हो। ये बात ध्यान है, ये बहुत अच्छी बात है। कैंडिडेट बेस्ड इलेक्शन हो रहा है क्योंकि कैंडिडेट ही आपके साथ रहेगा, 5 साल वही आपकी बात सुनेगा। गवर्नमेंट के पास कहाँ पहुंच है, CM से मिलने के लिए तो हमें सदियों लग जाएगी, इसलिए अपने MLA से मिलते क्योंकि वही हमारा प्रतिनिधि लीडर है। तो ऐसा चुनिए जो शराबी, कबाबी, जुआरी न हो, किसी का जमीन न हड़पता हो, कोई गलत काम न करता हो और क्रिमिनल बैकग्राउंड न हो। पहली बात, बिहार में, यूपी में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि 70% नेता क्रिमिनल बैकग्राउंड है। तो आप अच्छे छवि के नेता को चुनिए, ठीक है। तो अब इसके साथ साथ हम आप बिहार के लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? मैंने तो कह ही दिया है कि बिहार के लोगों से सबसे पहली मेरी रिक्वेस्ट ये है कि अपने वोट का अधिकार का, जो उसका वोट का अधिकार, उसको यूज़ करें, जैसे जनाब अशरफ लुधियाना ने कहा। दूसरी बात, वोट दीजिए, निकल कर दीजिए और
कैंडिडेट को देखकर वोट दीजिए, ये आपके भविष्य को तय करेगा। मतलब 90% वोटिंग होनी चाहिए इनके हिसाब से, हाँ? जी, और भी बल्कि ज्यादा होनी चाहिए। ज्यादा ज्यादा होनी होनी चाहिए। चाहिए। जिंदा है, हम जिंदा देश में रहते हैं सर भारत अगर में रहते देखिए, हैं। अगर वोट किसी ने नहीं दिया है ना, तो फिर उनको सवाल करने का राइट भी नहीं है। राइट नहीं है, ये बात है। और ना एजुकेशन का, ना किसी जी। चीज बिजनेस के, तो क्योंकि यही आपका अधिकार है। जब तक आप अधिकार यूज नहीं करेंगे, फिर उसके बाद बात कैसे करेंगे? गवर्नमेंट ने तो इतना भी कह दिया कि भाई अगर कोई कैंडिडेट पसंद नहीं है तो नोटा को दे दीजिए, नोटा को दीजिए, लेकिन वोट दीजिए। वोट दीजिए। घरों से निकलिए, अपने फर्स्ट आवर में जा करके अपने मताधिकार का प्रयोग प्रयोग कीजिए। कीजिए। मौसम अच्छा है, अच्छे से जाइए, लड़ाई झगड़ा मत कीजिए, और अपने कैंडिडेट को पसंद। फिर कह रहा हूँ कि क्रिमिनल को हटाने का समय आ गया है। जो भी क्रिमिनल माइंडेड है, देशद्रोही हैं, गद्दार हैं, उनको वोट नहीं देना है। जो फालतू बात करते हैं, और हाँ, जो देश की बात करते हैं, प्रदेश की बात करते हैं, बिहार को आगे ले जाने की बात करते हैं, वोटिंग उन्हीं को करना है। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वॉचिंग।